हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। हमारा जो है मुख्य टॉपिक चल रहा है ना। आप लोगों ने 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं प्रीमियम बैच वाले बच्चों, और आज ये लाइव स्ट्रीम जो है वो पब्लिक है, तो सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब प्रीवियस वाले लेक्चर पे जो हमने कवर किया था, तो पॉइंट नंबर 1 आप सभी को पता है कि सर सबसे पहले वाले लेक्चर में सामान्य परिचय की ही बात करते हैं कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। दूसरे वाले लेक्चर में फिर से सर ने सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बहुत सारी परिभाषाएं, जो मुख्य परिभाषाएं होती हैं, उन पर बात करी थी। और थर्ड वाले लेक्चर पे क्या हो गया लाइव स्ट्रीम को, चलो, थर्ड वाले लेक्चर पे हमने जो बात करी थी वो बात करी थी भौतिक गुणों की। हमने भौतिक, यहां पर सामान्य परिचय के अलावा कौन कौन से गुण होते हैं, गुणों के बारे में बात की थी। और भौतिक गुणों के अंतर्गत पहला पॉइंट, इन परिभाषाओं के साथ में गुणों की बात करी थी। और गुणों के अंतर्गत भौतिक गुणों में कल के लेक्चर पे हमने धात्विक गुण पर डिस्कशन करा था, और साथ में हमने गलनांक पर बात करी थी, है ना। ये हमारा रिकैप था, क्विक रिकैप था कि हमने इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया था कि डी और एफ ब्लॉक होते क्या हैं, कौन कौन से गुण उनमें पाए जाते हैं और क्या विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं के अंतर्गत भौतिक गुणों का डिस्कशन हुआ था, और भौतिक गुणों में भी हमने गलनांक की बात करी थी। आज क्वथनांक और कणन एंथैल्पी पे बात होगी। आप लोगों ने पता नहीं कणन एंथैल्पी सुना है कि नहीं सुना है। यदि नहीं सुना है तो सर आपको बता देंगे कि कणन एंथैल्पी होती क्या है और क्यों आपको यहां पर देखना पड़ा है। परंतु उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, और ये इंपॉर्टेंट बात जो है कि परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित, कम या ज्यादा परिवर्तन या फिर स्थायी जो बना सकते हैं, वो उन पर उपस्थित मूलभूत कण, जिन्हें आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के नाम से, और आप जानते हैं उन्हें प्रोटॉन के नाम से, ठीक है। साथ ही नाभिक के अंदर पे और यदि आप बात करेंगे तो न्यूट्रॉन भी होते हैं सर। इन पर निर्भर करते हैं बच्चा, है ना। इन पर काफी सारी चीजें निर्भर करती है। और डी और एफ ब्लॉक पे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खेल यदि आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आप क्रैक कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। उदाहरण के लिए हम अभी प्रोटॉन पर नहीं जाते, परंतु आज का हमारे लेक्चर का मुख्य आधार जो है वो प्रोटॉन ही होने वाला है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे आज हमारे साथ खेल खेलेंगे ये हम समझेंगे। परंतु इसके पहले वाले जो गुण थे, जो गलनांक की बात थी, और जो आज मैं आपसे बात करूंगा कणन एंथैल्पी की, उन दोनों टॉपिक से एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं यहां पर ओ की मात्रा लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था युग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये सारी बातें हो चुकी है ना पहले लेक्चर में। युग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर बात कर लेते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैं धीरे धीरे बेस बनाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? तो ये एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि ऐसे सारे बॉक्स है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है।
और एक बॉक्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप सभी को पता होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, Z मतलब परमाणु क्रमांक, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, और इन बढ़ने और घटने के कारण पे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों से रिलेट करता है हमारा चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक। क्या आपको इतनी बात समझ में आई बेटा? यदि हाँ तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा। और ये डी और एफ ब्लॉक जो है वो कक्षकों में रहते हैं। कहां रहते हैं? कक्षकों में। कल एक और बात आपको बताई थी कि हम यदि ध्यान से देखेंगे तो हमें दो प्रकार के कक्षक देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के कक्षक? दो प्रकार के। मैं पहले क्विक रिकैप करूंगा कल और परसों में जो हमने पढ़ा है। तो यहां पर अपन प्रॉपरली ऐसे 5 डब्बे बना देते हैं ना। डी कक्षक में 5 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। ये देखो हमने 5 बना दिया। अब यदि इन सभी पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें बोला जाता है अर्धभरित कक्षक। क्या बोलते हैं इन्हें? अर्धभरित कक्षक। ये याद रखोगे, ये अभी इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि इन सभी पे दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए बच्चा? दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इन्हें बोला जाता है पूर्ण भरित कक्षक। क्या बोला जाता है? पूर्ण भरित कक्षक। यदि सर खाली हो तो, यदि सर ये डब्बे पूरी तरह से खाली हो तो हम ये बोलेंगे डी उपकोष में कुछ है ही नहीं, खाली है। ये क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि इस पे इलेक्ट्रॉन रहा होगा परंतु इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिए गए हों। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिए गए हों। और जब ऐसी कुछ स्थिति आती है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्था। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे आप नाम से जानते हो आयनन एंथैल्पी। ये सारी बातें आपने 11 में पढ़ी है। ये सारी बातें आपने 11 में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 3 तत्वों की आवर्तिता। उसी चैप्टर से और भी बहुत सारे चैप्टर निकले। हालांकि आप खुशकिस्मत हो, काफी सारे लेक्चर जो वो काट दिए गए, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, उन दोनों को काट के एक नया चैप्टर तुम्हारे लिए बनाया गया, दैट इज डी और ए ब्लॉक के तत्व, है ना। नहीं तो पहले यदि आप होते तो आपको वह भी पढ़ना पड़ता। तो ये खाली है। इसके अलावा कुछ दूसरी स्थिति कुछ ऐसी भी हो सकती है कि डब्बे भरे रहे होंगे, पूरे डब्बे कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। ठीक है, ऐसे रहा होगा। यहाँ एस उपकोष था, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इस पर कुछ भी नहीं रहा होगा। आपने ताप या दाब दिया, ताप और दाब दे दिया, ताप दिया होगा, नॉर्मली ऊष्मा दी होगी, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर आ चुका। यहां पर अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, इसे मिटा दो। देखो मैडम ने बड़ा वाला तो नहीं लिया, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये यहां पर आ गया। इसे भी आप ऑक्सीकरण अवस्था बोल सकते हो। इसे भी आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीकरण अवस्था। ये आयनन अवस्था है। नॉर्मली आप इसे प्लस आप बोल सकते हो कि उस तत्व पर प्लस आवेश आ चुका है, तो ऐसे करके बोलोगे तो ये ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो गलनांक, क्वथनांक, कणन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, नाभिकीय आवेश, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, जितने भी चीज आपको यहां पर इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें इन 2 बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। किसके? डी और ए ब्लॉक के तत्वों के। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है युग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिन लोगों ने इन चीजों को समझ लिया वो बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाएगा इस चैप्टर को। और ये रहे आपके डी और ए ब्लॉक के तत्व। सर 4 दिन से इन्हें पढ़ा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आप सभी को, यदि आप लोगों को इसकी पीपीटी चाहिए बच्चा, तो प्रीमियम बैच ज्वाइन कर लो। ये सारी डिजिटल नोट जो है, जो हम यहां पर पढ़ाते हैं, इन सभी का डिजिटल नोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी अभी प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दिया है हमने, इसके प्राइस जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं। आपको लास्ट तक मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी प्रमोशन करना नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाना है। तो इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं इन्हें? डी ब्लॉक के तत्व। ये नीचे वाले जो दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है ए ब्लॉक के तत्व। इस पर 2 श्रेणी है। ये यहां से चालू होती है एल से, और ये एसी से। एल से चालू हो, लेंथेनम से चालू होने के कारण इसे लेंथेनाइट बोलते हैं, और इसे एसी से चालू होने के कारण
एक्टिनाइड बोला जाता है। तो ये सारी बातें हमारे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 पे सर ने बता चुके हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे, अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे जब भी वो पब्लिश हो। ठीक है, जब भी लाइव स्ट्रीम जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। वैसे अभी अनलिस्टेड, आज की तो पब्लिक क्लासेस के पहले की अनलिस्टेड थी। ठीक है, ये रहा संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि यहां पर 4s पे देखो, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 2 है, इस पर 2 है। सर ये राम कहानी आप बोल रहे हो, जैसे कि आप कितने बच्चे हैं जरा देख लूं, कितने बच्चे हैं जो देख रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दूं कि ये 1s 2s 1 क्रोमियम, इन सब का मतलब क्या है। तो आपने 11th में आपबाहु का नियम पढ़ा होगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कक्षकों में भराते हैं वो बताया गया होगा, है ना, बताया गया होगा। और नहीं बताया गया होगा तो ये सारी चीजें देख लेना। क्या हो गया भाई, लाइव स्ट्रीम क्यों अटक गई, क्या दिक्कत हो गई लाइव स्ट्रीम को, लाइव स्ट्रीम क्यों अटक गई है, क्या आप लोग देख पा रहे हो मुझे? यदि हाँ तो बताओ, और नहीं दिक्कत है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी। चलो मैं आ रहा हूं ना, अटक अटक के तो नहीं आ रहा हूं। कोई बच्चा यदि देख रहा होगा तो बता देना भैया, नहीं तो पता चला मैं बजे जा रहा हूं और लाइव स्ट्रीम फ्रीज हो गई। तो ये जो है ये आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का वाटरमार्क आपको दिख रहा होगा। तो ये जरा देखो ध्यान से, ये परमाणु क्रमांक 21 22 23 24 25। तो यहां पर ध्यान से देखोगे 21 में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D में पहले ही पहुंचता है। ये सारी बातें हो चुकी सर, आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें, आप इस पर आगे बढ़े। अब आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे सबसे पहले, और आप हेडिंग लगा लोगे कर्णन एंथैल्पी। कर्णन एंथैल्पी, चूंकि बुक में इसका जिक्र है तो सर को पढ़ाना पड़ेगा। हेडिंग लगा लो कर्णन एंथैल्पी। अब सर कर्णन एंथैल्पी क्या होती है, तो सर बताएंगे आपको कर्णन एंथैल्पी क्या होती है ना। अब मान लो एक धातु है, क्या है बच्चा, एक धातु है। धातु में भी अलग अलग प्रकार के जालक पाए जाते हैं। आपकी बुक में एक टेबल बनी होगी संक्रमण धातुओं में जालक संरचनाएं, तो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है ना। तो अब इस मेटल को, सॉरी, इस मेटल के एक मोल को, अब मोल कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना पड़ेगा। चलो मैं अलग अलग पेन का यूज करना चाहूंगा, यहां पर मैं अलग अलग पेन का यूज करता हूं एक्चुअली, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब एक मोल, इसकी बात करें, एक मोल की हम बात कर लेते हैं। अब एक मोल कैसे निकालेंगे सर, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जिस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही उसका एक मोल होता है ना। मैं यदि, अब कभी कभी ये भी होता है बच्चा कि किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 21 है, परंतु हो सकता है न्यूट्रॉनों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो, तो परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ ही जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो मैं स्केडियम को आधार मानते हुए, परमाणु क्रमांक 21 को आधार मानते हुए एक चित्र बनाने की कोशिश करूंगा जिसे आप समझोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको यहां से हटाओ थोड़ी देर के लिए, इसे यहां पर भेजो। कर्णन एंथैल्पी की बात करते हैं। एक धातु है जिसे आप इंग्लिश में मेटल बोलते हो, हिंदी में धातु बोलते हो। ये एक धातु है, इसकी अवस्था अभी ठोस होगी। कैसी होगी बच्चा, ठोस होगी। इस ठोस अवस्था में इसका आप एक मोल उठाएं। क्या करें आप, इसका एक मोल आप इसका उठा लीजिए, और इस एक मोल को, इस एक मोल को देखो आया ना डिफरेंस, 21 42 होना चाहिए इसका मोलर द्रव्यमान, परंतु जो है वो 45 के आसपास है स्केडियम का। ठीक है, तो हम इसका एक मोल ले लेते हैं 48, मेरे हिसाब से 45 ग्राम के आसपास। अब इसके एक मोल को हमें गैसीय अवस्था में, इसके एक मोल को हमें गैसीय अवस्था में लाने के लिए, इस ठोस को गैसीय अवस्था में लाने के लिए, अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है बच्चा कर्णन एंथैल्पी। क्या कहलाती है, कर्णन एंथैल्पी। अब
यहां पे ना आएगा, यहां पे ला आएगा। कर्णन एंथैल्पी, देखो थोड़ा बहुत हिंदी यदि मैं गलत लिख दूं तो तुम लोग ठीक कर लेना, वही कहलाती है कर्णन एंथैल्पी। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बात कही गई है, जो देखा गया है, जो नियम कहता है, वो नियम यह है बच्चा कि जिस तत्व के परमाणुओं में, जिस तत्व के परमाणुओं में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, व्हाइट पेन से लिखता हूं मैं, चलो रेड पेन से लिखता हूं, यहां पर नोट डाउन करने वाली बात है ये। हालांकि कभी कभी अपवाद भी होते हैं ना, विज्ञान में अपवाद होना बड़ा कॉमन है। तो नोट, जिस तत्व में, तत्व के परमाणु में अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है उनमें, उनमें प्रबल धात्विक व सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, धात्विक व सहसंयोजी आबंध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कर्णन एंथैल्पी, देखो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, जो लोग लाइव है फटाफट से मुझे बता देना, उनकी कर्णन एंथैल्पी उतनी अधिक होती है। ठीक है, ये नियम कहता है, ये क्या कहता है, ये नियम कह रहा है। परंतु, परंतु विज्ञान है, अपवाद होना जरूरी है, तो कुछ तत्व ऐसे होंगे, और नॉर्मली परमाणु की संख्या ज्यादा भी हो जाए, परमाणु की संख्या ज्यादा होगी धीरे धीरे, तो उनकी कणन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात कणन एंथैल्पी का मान जो है वो अधिक होना चाहिए। परंतु हमारे पास में कुछ तत्व ऐसे होंगे, जैसे कि इधर पे यदि अपन पीछे जाए, ये भाई साहब, एक क्रोमियम, फिर उसके बाद में Mn, ठीक है, इसके पास में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 4 हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे कि किस प्रकार से सर एक ग्राफ बनाएंगे, और आपको समझना पड़ेगा। यहां पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, यहां 2, यहां 3, यहां 6। ठीक है, यहां पर नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, परंतु फिर भी उच्चतम जो कणन एंथैल्पी देखने को मिली है वो इसकी देखने को मिली है। ये एक तरह का अपवाद है। उसके बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, नॉर्मली क्रोमियम में 4s2 होना चाहिए था और इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली होना चाहिए था, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसका भी साइंस अपन समझेंगे थोड़ी देर बाद कि कैसी क्या स्थिति होती है, और लॉजिक थोड़ा सा बिठाने की कोशिश करेंगे। Mn एकदम से अचानक कम हो जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, देखेंगे क्या होगा आगे। Fe, और इसके बाद में धीरे धीरे जब हम, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसका जो कर्णन एंथैल्पी का मान है वो कैसा हो जाएगा, जीरो। तो एक ग्राफ बनाते हैं और फिर हम साइंटिफिक फैक्ट भी लिखेंगे, जो कि किस प्रकार से काम करता है ये समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं, इसको ध्यान में रखते हुए। तो हमें एक रूलर लगेगी बच्चे, और रूलर की सहायता से फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओहो, चलो इसे अपन यहां पर ले लेते हैं। एक्चुअली रूलर को मुझे फ्लिप कर लेना चाहिए कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, इसको अपन ऊपर कर देते हैं ऐसा 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर अपन अलग कलर का पेन यूज करेंगे, दैट इज येलो। ये जोड़ देते हैं प्रॉपर, और अब इसे थोड़ा सा दूर कर देते हैं ना। एक है तुम्हारे लिए सिर्फ डेमो बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पर एक रकील खींच देते हैं, यहाँ पर दूसरी रकील खींच देते हैं। ये येलो कलर कैसे आ रहा है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल। यहाँ तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और ये 14वीं लाइन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इधर पे भी कर लेते हैं बच्चा। ये आपको भी बनाना है। यदि आप ग्राफ से समझोगे इस चैप्टर को तो मेरे हिसाब से ज्यादा इजी पड़ता है, और यदि आप रट्टामार पद्धति से कोशिश करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर मैं एक छोड़ के कर रहा हूं, 1 2, थोड़ा दूर करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास में सर, पास ही में करना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इतनी जगह है, क्या इतनी जगह में हो पाएगा बेटा, क्या इतनी जगह में हम कर पाएंगे। लेट्स थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं यार, थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर रखा है तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये कर दो कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला कर दो यहाँ पर, वापस से ये वाला कर देते हैं यहाँ पर। थोड़ा दूर दूर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मिटा देते हैं इसके। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहां पर सबसे अधिक किसकी बेटा, 515 है ना। तो यहां पर मान लो आप कड़न एंथैल्पी का मान, ओहो मैंने फिर से कोई शेप ले लिया क्या। यहां पर अपन मान लेते हैं इसका मान जो है वो है 100, यहां पर 200, 300, 400, 500 और यहाँ पर आ गया अपन 600, और ऊपर पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब पहला वाला स्कैडियम। स्कैडियम में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, बाकी के 4 कक्षक पूरी तरह से खाली। जब हम गर्म करेंगे, जब ये ऊष्मा प्राप्त करेगा तो 2s का इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, 3d में चला जाएगा, तो 3d हो जाएगा 2, और उस हिसाब से फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो एक s उपकोष बचेगा और d उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब हम ऊष्मा देंगे। ठीक है, तो उस स्थिति की बात हो रही है। तो यहां पर इसकी कर्णन एंथैल्पी का जो मान है वो दिया हुआ है 326, अर्थात यहां कहीं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है वो 326 आपको दिखा रहा है। मैंने स्केल क्यों हटा दिया यार। फिर है 22वें नंबर पे, यहां पर आप देखोगे 473, अर्थात यहां कहीं ये वाली लाइन 473 की। उसके बाद में हम गए कहां, 23वें नंबर पे, इनका है 515, तो आप सबसे अधिक 23वें नंबर पे जाओगे 515। फिर क्रोमियम पे आए, इसके पास में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं सामान्य अवस्था में, परंतु ऑक्सीकरण अवस्था में कहानी कुछ और होगी। सर 12th क्लास की फिर से याद आ गई, हाँ बेटा, परंतु मैंने शायद ऑनलाइन पे ये वाला क्लास नहीं पढ़ाया है ना, तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। ये अभी से स्टार्ट किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, 24 नंबर पे आते हैं, क्रोमियम पे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और देखो इसका एकदम से कम हो गया है। जो कर्णन एंथैल्पी का मान है वो 400 या 397 के आसपास, अर्थात अपन कहां ग्राफ बना दें, यहां कहीं बना दें। फिर Mn पर आओ तो इसका आएगा 281, 25, 281। इसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, परंतु ये अपवाद है। क्रोमियम और Mn ये दोनों अपवाद है, और एक और अपवाद जो अपवाद नहीं है, हम ये बोल सकते हैं Zn 126। क्यों, क्योंकि इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, शून्य है। तो शून्य होने के कारण पे इसका जो कर्णन एंथैल्पी का मान है वो कम होता है। नॉर्मली चीजें ठोस होती हैं, फिर द्रव्य होती हैं, फिर गैस होती हैं।
तो एक मोल को ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंचाने के लिए जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है वही कहलाती है कर्नल एंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर पे हम आ गए कहां पर, Mn 25, ओहो 24 पे है, अभी 25 पे आते हैं 281, ये रहा 200, ये रहा 81, तो यहां कहीं इस पर निशान लगा दो। आगे बढ़ते हैं Fe पर, Fe का अचानक से बढ़ेगा और ये हो जाएगा 416 विच इज परमाणु क्रमांक 26, यहां पर गोला लगा दो 426 पे। आगे बढ़ते हैं, फिर है कोबाल्ट, कोबाल्ट का और बढ़ा, यहां पर आ जाओ और बस थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन किसका, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का बस इसके थोड़ा सा पास में, और निकेल, निकेल का हो जाएगा 430, अर्थात थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं। अच्छा मैं मान क्यों नहीं लिख रहा हूं यार, यहां पर इसका लिख लो 326, यहां पर इसका लिख लो 473, यहां पर इसका लिख लो सबसे अधिकतम 515। यदि आप परमाणु का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का सबसे अधिक मान होता है कर्नल एंथैल्पी का, ये याद रखना है, याद रखने वाला फैक्ट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये जो कुछ अपवाद वाली चीजें होती है ये पूछी जाती है। इसका मान है 397, अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम। और यदि आगे आए तो ये 281 है, ये है Mn का। और आगे बढ़े अपन तो हमारे पास में Fe, इसका है 416, Fe का यहां लिख लो 416, मैं 61 क्यों लिख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं तो कोबाल्ट पे आ गए, कोबाल्ट पे जैसे ही आप आओगे तो यहां पर आप फिर से लिख लोगे 425, थोड़ा सा बड़ा है 425, ये हो गया कोबाल्ट। स्क्रीन के चक्कर में थोड़ा सा आंख में दिक्कत होने लगी है, यहां पर आप आगे बढ़ोगे, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। फिर Ni पर यदि हम आए तो Ni का जो है मैं ऊपर बढ़ा के लिख देता हूं हल्का सा, 430 क्या होता है बेटा, 430। और फिर ओहो कुछ जगह मिस्टेक हो गई है, यहां पर आए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। Ni पर आ चुके हैं अपन। Ni के बाद में अपन आएंगे कॉपर पे, कॉपर का है 339, है ना। फिर हम आ गए सी पर, यहां पर आ गया 339। Fe 416, कोबाल्ट 425, Ni 430, Ni जो है वो 430। फिर है कॉपर, कॉपर का है 339। वही तो दिक्कत हो गई सर, ये 400 वाली लाइन पे क्यों लिख रहे हो आप इसको, ये है 339, अर्थात यहां कहीं, यहां ये हो गया 300 और ये हो गया, ये है 300 और यहां कहीं 39। लाइव क्लास में थोड़ी सी ध्यान सर का भटक जाता है, आंखें क्या पास आने से थोड़ा सा लाइट के कारण पे दिक्कत कर रही है। 339 यहां पर लिख दो कॉपर। और सबसे लास्ट में आते हैं अपन Zn का, विच इज 128, यहां कहीं सबसे कम यदि किसी का है तो वो है Zn, इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल 0 है। तो ये लाइन हो गई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आगे, ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ है जो आप मिला के देखोगे तो ऐसे कुछ कर्नल एंथैल्पी का मान होगा, और यही आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। तो अयुग्मित, इसके लिए कुछ अपवाद यदि आपको देखना हो तो अपवाद आप लिख सकते हो कि वेनेडियम जो है 3D श्रेणी में यदि किसी का सबसे अधिक है, 3D श्रेणी में सबसे अधिक यदि किसी की कर्नल एंथैल्पी का मान है तो वो है वेनेडियम का, ठीक है। इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण भी, क्यों है बेटा वेनेडियम का ज्यादा, तो मैं ये सोचता हूं कि यहां पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसे ऊष्मा देंगे तो 4s के इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे 3D में। अब वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5, और ये प्रबल और ज्यादा धात्विक आबंध बना लेंगे, जिस कारण से इनका मान जो है वो उच्चतम है, ये मैं ऐसा सोचता हूं, दैट इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे जब हम बात करेंगे तो आपके पास में कर्नल एंथैल्पी के मान कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यही वाला पैटर्न जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा,
ठीक यही वाला ग्राफ जो है वो मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ये आपकी एनसीईआरटी का ग्राफ है, एनसीईआरटी का आपका ये ग्राफ है, ये बना हुआ है, देखो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है 326। आगे जब हम जाएंगे तो कड़न एंथैल्पी का मान थोड़ा सा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती तो वो थोड़ी सी ऊष्मा ऑब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ेगा आगे, फिर यहां पर देखोगे और अधिक बढ़ेगा। परंतु परंतु दूसरी चीज यहां पर यदि जब बात आएगी किसकी, बात आएगी बेटा लास्ट वाले तत्व की, विच इज Zn, तो इसका मिडिल में होगा, सॉरी 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 माय मिस्टेक, हमने गलती कर दी एक छोटी सी, वो छोटी सी गलती ये है बच्चा कि Zn का जो है ये वाली टेबल पिंक वाली में Zn का सबसे अधिक होगा, इसके बाद में जब आप CD पर जाओगे उसकी कड़न एंथैल्पी और कम हो जाएगी, और जब आप Hg यानी कि पारे पे जाओगे उसकी कड़न एंथैल्पी सबसे अधिक होगी, विपरीत क्रम चलता है। यहां पर बढ़ेगा, स्कैडियम से अधिक दूसरे वाले तत्व का होगा, फिर यहां पर और अधिक बढ़ जाएगा। तो इधर ही परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ में पहले वाले तत्वों का जो कड़न एंथैल्पी होती है वो बढ़ती है, और ये सेम पैटर्न आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, इनका बढ़ा हुआ कड़न एंथैल्पी का मान है। परंतु जब आप आखिरी वाले तत्वों पर आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जिसके पास में कम इलेक्ट्रॉन है अर्थात Zn के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसका ज्यादा रहेगा, CD के पास में Zn से और अधिक है, 10 ज्यादा है और अधिक हो जाएगा, और Hg के पास में और अधिक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी कड़न एंथैल्पी का मान और कम हो जाएगा। ये सारे पैटर्न आपको समझने हैं, बहुत अच्छे से क्रैक कर लेना है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आप अब बोलोगे इन सभी का कम क्यों हो रहा है, तो बेटा ये एक तरह का अपवाद है ना, अपवाद पर क्वेश्चन नहीं करते, अपवाद पर मैं और तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मत बोल देना सर कि अब इसका भी बताओ। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक और प्रश्न आएगा कि कड़न एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है। तो ध्यान रखना कुछ तत्वों के लिए तो धनात्मक ही होता है, मैक्सिमम तत्वों पर ये धनात्मक ही होता है, ठीक है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि हमें जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं, है ना, जब हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा का मान उस निकाय के लिए धनात्मक होता है, और जब किसी निकाय से ऊष्मा निकलती है तो उसका मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन अगले वाले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है आपका परमाणु त्रिज्या। क्या है हमारा अगला टॉपिक? ये टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, और ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, लैंथेनाइट संकुचन और आकुचन क्या है समझाइए। प्रश्न यदि आपने ध्यान से सुन लिया होगा तो नोट कर लेना, लैंथेनाइट संकुचन और आकुचन क्या है समझाइए, ठीक है। और उसे समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें समझने होंगे जिसकी जरूरत आप सभी को है। तो एक एक करके सारे फैक्ट हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है परमाणु त्रिज्या। तो कोई किसी को पता है क्या परमाणु त्रिज्या क्या होती है? क्या कहानी है परमाणु त्रिज्या की? पता है? चलो ध्यान से समझते हैं। देखो ये शेप बना लेता हूं पहले, तो पहले शेप बना लेते हैं अपन एक, ठीक है। कौन सा वाला शेप लें? ये गोल वाला शेप लेते हैं, ठीक है। ये एक परमाणु है, परमाणु का नाभिक है। क्या है? परमाणु का नाभिक है, और ये परमाणु की पहली कक्षा है जिसे, ओहो भाई साहब आप क्यों आ रहे हो, आपको तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने इसे सेलेक्ट करा, इसका मार्क हटाया और इसे यहां पर ला दिया, ठीक है। अभी ध्यान से मुझे ना इसको हटाना पड़ेगा, इस वाले को अपने को हटाना पड़ेगा, डिलीट कर दो, तो सेलेक्ट करो, यहां पर ला दो। अच्छा मैं ये खुद से ही बातें करता हूं, मालूम है तुम लोगों को? क्या बोर होने लगते हो ना तुम लोग भाग जाओगे। तो ये एक पहली कक्षा है, चलो ज्यादा कक्षा नहीं बनाते अपन, एक ही कक्षा बनाते हैं, ठीक है। कि एक और बना दूं, एक और बना देते हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए, एक और बना देते हैं सर व्हाइट कलर से। और ये रहा शेप, ये रहा अपना शेप, और देखो यहां पर दूरी भी दिख रही है, दिख रही तुम्हें? कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा है। ये अपन ने यहां पर इसको लाके
रख दिया। ठीक है, अब ये अंडे के जैसे तो नहीं दिख रहा ना तुम्हें? ठीक है, ये बन गया। अब ये एक तरह का परमाणु है, ये एक तरह का परमाणु है। ठीक है, जिन लोगों को पता है थम्स अप फॉर यू बेटा, जिन लोगों को नहीं पता मेरा काम है हर एक बच्चे को डीपली समझाना, तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए ना। अब दूसरा, यहां पर नाभिक के परमाणु के केंद्र पे होता है नाभिक। क्या होता है? परमाणु के केंद्र पे होता है नाभिक। थोड़ी सी डिटेल पर बात करेंगे अपन। और नाभिक पे चैडविक और रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड ने तो बताया था, चैडविक, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, ये तीन साइंटिस्ट जो थे, हमने ये इन्होंने बोला था कि परमाणु का वजन यहां पर होता है। फिर प्लस आवेशित कणों की प्लस आवेशित कणों की खोज हुई जो कि गोल्डस्टीन ने करी। तो गोल्डस्टीन क्यों लिख रहा हूं मैं? फिर उदासीन कणों की खोज हुई जिसको चैडविक ने खोजा, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी। तो इस प्रकार से नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा गया, पाया गया, खोजा गया। ठीक है, जो भी शब्द तुम्हें फिट लगे वो ठीक है। यहां पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इधर अंदर तो होंगे ही इलेक्ट्रॉन, यहां पर अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। हम बात कर रहे हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली मैंने ये लिथियम का बना दिया है, Li, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, इसकी हमने बात कर दी। ठीक बात। तो यहां पर ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्लस चार्ज है, और यहां पर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चा? एक स्मॉल ई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये जिसको समझ में आ गई ना वो आधी केमिस्ट्री और फिजिक्स ट्रैक कर जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। अलग अलग साइंटिस्टों का बड़ा योगदान है यहाँ पर, और इसे नॉर्मली पिकोमीटर से नापते हैं। ठीक है, कैसे नापते हैं? पीएम यानी कि पिकोमीटर से इसे नापा जाता है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, मुझे आवर्त सारणी की जरूरत होगी, और आवर्त सारणी में एक बात ये कही गई है, कि आवर्त सारणी में जब आप ऐसे जाओगे, अर्थात बाएं से दाएं ओर जाओगे। कैसे जाओगे बच्चा? बहुत ही गंदी ड्राइंग करिए सर, तुम्हारे पास में शेप नहीं है क्या? यहां पर शेप ले लो आप। ठीक है, ये लो, ये अपन ने शेप ले लिया और प्रॉपरली अपन ने इस साइड कर दिया। ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है। इस साइड पे जब अपन जाते हैं, ठीक है, इस साइड पे यदि अपन जाते हैं, तो बताओ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है? कौन बताएगा कमेंट करके? जब भी जैसे भी आप लोग देख रहे होंगे मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 मिनट का समय तुम्हें दे रहा हूं मैं, टिक टिक बंद करते हो, जब तक मैं राम कहानी पूरी हटा देता हूं। तो तुम मुझे बताओगे बढ़ती है कि घटती है? कमेंट सेक्शन में लिख दोगे फटाक से। तो जो करेक्ट आंसर है इसकी, ऐसे करने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? घटती है। किसी ने लिखा क्या भैया? कोई देख रहा है? कोई है आदमी, पुरुष, महिला, कोई देख रहा है क्या मेरी वीडियो? सॉरी यार, बच्चे। चलो 2 लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि कोई नहीं देख रहा है। तो नॉर्मली आवर्त सारणी में इधर से इस ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, अब इसके विपरीत यदि आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आए, फिर से हमारे पास शेप का ऑप्शन है। हम क्या करें? हम फिर से एक और शेप ले लें यहीं पर, और हम ये कह दें कि हम एक और रूल हो कि आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आते हो, क्या करते हो? आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है? तो यहां पर आप लिखोगे सर बढ़ती है। क्या होती है बच्चा? यहां पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। अलग अलग कारण है सभी के, और वो इंपॉर्टेंट कारण अब मैं एक एक करके लिखने वाला हूं कि ऐसा होता है क्यों, वाई ऐसा हो रहा है क्यों,
एक एक करके अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे ग्राफ तुम लोग बना लेना, तुम्हारे लिए बनाया है। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि श्रेणी पर कोई चीज आती है, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों की श्रेणी में यदि कोई चीज आती है तो उनके नाम कुछ इस प्रकार होंगे, उनके नाम कुछ इस प्रकार होंगे। और आप एक एक करके, दो ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नाम और दूसरा नाम जो आता है वो ये है। सबसे पहला होगा नाभिकीय आवेश। अब कितने लोगों को नाभिकीय आवेश के बारे में पता है वो लिख के बताएगा मुझे, नाभिकीय आवेश क्या होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है परिरक्षण प्रभाव। क्या है? परिरक्षण प्रभाव। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और परिरक्षण प्रभाव की यदि बात करें तो यहां पर कुछ ब्लॉक हमारे पास में होते हैं, कुछ उपकोष हमारे पास में होते हैं, जैसे कि एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और अंत में एफ उपकोष। तो एस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है, पी का उससे कम होता है, डी का और कम होता है और एफ का तो सबसे कम ही होता है, खतरनाक ही होता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रभाव है। तुम लोगों को शायद ग्रीन कलर में दिखता नहीं है तो मैं ग्रीन कलर की जगह इसे थोड़ा सा येलो कर देता हूं। कुछ कुछ कलर जो है वो अलग डिफरेंशिएट होंगे तो तुम लोग पहचान अच्छे से पाओगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों के कलर सर को चेंज कर देना चाहिए तो कर देते हैं भैया। ठीक है, कुछ चीजों के कलर जो है वो अलग अलग हो तो पीपीटी थोड़ी, प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा अच्छी दिखेगी ना रे, है ना। तो ये रहा, ठीक है, अब आप लोग प्रॉपरली देख पाओगे। तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, अब इसे 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अब ध्यान से देखोगे, क्या हमारे पास में खाली पेजेस है? नाभिक, नाभिक पर उपस्थित आवेश नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये एक लाइन पे आंसर है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब नाभिक पर कौन सा आवेश होता है देख के बताओ। एक तो उदासीन है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक पर होता है धन आवेश। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो नाभिक के केंद्र पर उपस्थित धन आवेश जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो, नाभिक पर है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश, तो नाभिक हमेशा एक बल लगाता है। नाभिक हमेशा एक बल लगाता है, किस पर? बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर, और उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही बल जो है, वही जो आकर्षण बल है, उसे ही कहा जाता है नाभिकीय बल या फिर नाभिकीय आवेश। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे 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 परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक, टाइम है ना मेरे पास में? ओहो, यदि आज मैं नहीं भी समझा पाए तो चिंता ना करो, ना करना आप लोग। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, कल फिर से इसी बात को दोबारा समझाया जाएगा। आज मैंने कर्नल एंथैल्पी पे थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, आई होप सो। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, अपन कल फिर से समझ लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो तुम ये समझो, परंतु कल की क्लास में आना जरूर है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, क्या बोल रहे हैं हम? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। क्या होता है? नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा
तो परमाणु त्रिज्या अपने आप कम हो जाएगी। और इसका सीधा साधा जागता उदाहरण ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल। देखा आपने, ये देखो ध्यान से देखोगे, इस ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, आगे आपने देखा इस साइड बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने से आप ये कह सकते हो प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि अर्थात धनावेश में वृद्धि हो रही है, और धनावेश में वृद्धि का मतलब है नाभिकीय आवेश में वृद्धि, और नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, जिस कारण से इस ओर आने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। परंतु सर ये नीचे जाने में बढ़ क्यों रही है फिर? तो उसका कारण मैं बताऊंगा आपको कल, जो कि होगा हमारा परिरक्षण प्रभाव, जो कि होगा हमारा सेकंड टॉपिक, विच इज परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव के कारण पे नाभिकीय, अच्छा होता क्या है, ये सारी बातें होंगी कल। तो कल फिर से इतने ही समय आप लोग आएंगे, लाइव क्लास लगाएंगे, अभी लाइक करके जाएंगे, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वैसे मैं टॉपिक यहां पर एंड नहीं करना चाहता था, परंतु कल प्रॉपरली आज कर्ण एंथैल्पी मैंने समझाया तुम लोगों को क्या होती है, नाभिकीय आवेश और परमाणु। कल से फिर से ये एक बार रिकैप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है बायोलॉजी की, काफी दिन हो गए बायोलॉजी की क्लास नहीं हुई है, तो उसे हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आपकी क्लास होगी काय की बेटा, बायोलॉजी की। ठीक है, तो जल्दी मुलाकात होगी कल, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, राधे राधे। ठीक है, चलो शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, ध्यान रखना अपना, राधे राधे एक और बार।